नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संभावित कार्यक्रमों के बारे में शनिवार को होने वाली मीटिंग में फैसला किया जा सकता है। अयोध्या के सर्किट हाउस में होने वाली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शिलान्यास की तारीख तय करने के अलावा मंदिर के स्वरूप और निर्माण कार्य शुरू करने से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर अहम फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले जहां राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के आधिकारिक प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने शुक्रवार को कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर आधारशिला रखने के मौके पर राम मंदिर में भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। बताया जा रहा है कि अगले महीने से यानी अगस्त से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और मंदिर ट्रस्ट का निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को अयोध्या का दौरा किया था। उनके साथ बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा भी थे। गुरुवार को ही मिश्र ने सर्किट हाउस में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर के डिजाइन और मॉडल का एक मत होना इसलिए भी जरूरी है ताकि इंजीनियर इसे फाइनल रूप दे सके। मिश्र ने कहा कि अयोध्या को विश्व धरोहर के साथ एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना है। ऐसे में मंदिर निर्माण में कला और संस्कृति का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। मिश्र ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आते हैं तो वे मंदिर के साथ 70 एकड़ के परिसर में होने वाले विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। मंदिर निर्माण की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है। उधर अच्छे मानसून की उम्मीद लगाए बैठे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अब तक जुलाई सूखी ही रही है। पिछले 15 दिनों में तो 6 साल की सबसे कम बारिश देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते की बात करें तो मौसम विभाग ने आज से लेकर 23 जुलाई तक रोज बारिश की भविष्यवाणी की है। इसमें बहुत तेज बारिश अभी 22 जुलाई तक होने की उम्मीद नहीं है। वहीं 17 से 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आधी जुलाई बीत चुकी है। शुरुआती 15 दिनों में पिछले 6 सालों के दौरान दिल्ली में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। बारिश के अभाव में लोगों को जबरदस्त गर्मी और उमस परेशान कर रही है। बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा और ये सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 28.2 डिग्री रहा है और सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा ये रहा है। हवा में नमी का स्तर 58 से 81% रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में मानसून सामान्य इसका रहना था, लेकिन अब तक मानसून ने निराश ही किया है। आलम यह है कि अब भी बारिश ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो जुलाई सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड भी बना सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तक जुलाई में महज 44 mm बारिश ही हुई है। पिछले 6 सालों के दौरान जुलाई के 15 दिनों में इतनी कम बारिश हुई है। वहीं 11 सालों के दौरान महज 3 बार ही इतनी कम बारिश दर्ज की गई। स्काईमेट के अनुसार अभी दिल्ली में शुष्क मौसम चल रहा है। गुरुवार रात से मौसम के बदलने की उम्मीद है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई गई थी, जिसके बाद 18 से 20 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन ये बहुत तेज बारिश नहीं होगी। कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है, इसके बाद बारिश फिर कम हो जाएगी। तो फिलहाल दिल्ली वालों को बहुत जल्द कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। फिलहाल बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बहुत तेज बारिश नहीं होगी। उधर भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव अब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी चीन पर भारत पूरी नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ अब समुद्री ड्रिल से चीन को संदेश देने का काम भी किया गया है। भारतीय नेवी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिल की है। चीन के लिए ये इशारा भर है कि भारत उससे कहीं दबने वाला नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की ड्रिल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं। यहाँ ये कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। चीन के लिए ये ड्रिल किसी डबल अटैक जैसी है। दरअसल इससे पहले चाइना साउथ सी में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाकू ड्रिल कर रहे हैं और चीन के पास उन्हें देखते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक राष्ट्रीय अखबार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार द्वीप समूहों के पास भारतीय युद्धपोत ड्रिल कर रहे हैं। इसमें
जहां विध्वंसक पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बी शामिल है। इस ड्रिल को लीड कर रहे हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन और वात्स्यायन के मुताबिक कुछ युद्धपोत जो कि मलक्का के पास तैनात हैं वे भी इसमें शामिल हैं। सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसीडोन 81 जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी है, MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडोज आदि भी इस ड्रिल में हिस्सा बने हैं। इससे पहले मलक्का में भी भारत और जापान ने पिछले ही महीने ड्रिल की थी, लेकिन वो सीमित स्तर तक थी। तो एक और संदेश चीन को दिया जा रहा है, जहां अब चीन को समुद्र में भी भारत एक सख्त चुनौती दे रहा है। उधर पैगंबर मोहम्मद पर बनी ईरान की फिल्म का अब उत्तर प्रदेश में भी विरोध शुरू हो चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म के प्रसारण के पहले कई मौलानाओं ने इसे बैन किए जाने की मांग की है। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी इसके रिलीज को रोके जाने की मांग उठाई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर आधारित ईरान के विख्यात फिल्मकार माजिद मजीदी की फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड पर ये कोई पहली बार विवाद नहीं हो रहा है। 2017 में ईरान के थिएटर्स में रिलीज हुई वक्त भी महाराष्ट्र में फतवा इस पर जारी हुआ था और फिल्म के डायरेक्टर माजिद मजीदी और म्यूजिक कंपोजिशन देने वाले AR रहमान के खिलाफ भी फतवा जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी कई सुन्नी धार्मिक गुरुओं ने 21 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाली रिलीज को रोकने की गुजारिश की है। मुंबई स्थित रजा अकादमी के इस फिल्म में पैगंबर का मजाक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए रहमान और माजिद मजीदी के खिलाफ फतवा जारी करने को कहा था कि दोनों ने इस्लाम का अपमान किया है। फतवे में मुसलमानों का आह्वान करते हुए कहा गया कि वे व्यक्तिगत और कानूनी स्तर पर फिल्म का विरोध करें और रहमान ने इसका जवाब देते हुए साफ कहा कि उन्होंने कोई इस्लाम विरोधी कार्य नहीं किया है। ईरानी दूतावास ने उनका और फिल्म का बचाव करते हुए कहा है कि इस फिल्म में इस्लामिक मूल्यों और परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया। अभी ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, इसलिए ये समझना कठिन है कि फतवा जारी करने वालों ने फिल्म के बारे में पक्की राय आखिर कैसे बना ली। पैगंबर मोहम्मद पर बनी फिल्म का यूपी में विरोध हो रहा है और फिलहाल इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग हो रही है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जारी सीडी पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। सियासी उठापटक पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है और हाईकमान से लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची है। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर पहुंच चुकी है। पात्रा ने कहा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। पात्रा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा राजस्थान में ये जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है इसे हम गौर से देख रहे हैं। ये षड्यंत्र झूठ, फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जा रहा है उसका मिश्रण है। वहां जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है वो यही मिश्रण है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान की सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी रही। कल अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर कहा था कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। पात्रा ने पूछा कि क्या फोन टैपिंग की गई? राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब फोन टैपिंग हुई है तो क्या ये संवेदनशील और कानूनी मामला नहीं बनता? बीजेपी अध्यक्ष ने उस दौरान ये भी पूछा कि क्या आप, जहां बीजेपी के कई और नेता भी ये सवाल पूछते रहे हैं कि क्या आप फोन टैप कर रहे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं उनका, क्या राजस्थान में ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है? पात्रा ने इस दौरान ये पूछा कि क्या SOP इस काम में है। इसी के साथ संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है और ऐसे में SOP फॉलो हुआ है, फोन टैपिंग इत्यादि किया गया है। क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसे लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन दिन की और खबरों से रूबरू होने के लिए, अपडेट रहने के लिए जनसत्य न्यूज से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।